बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब खैर खैरियत है जी? खुशबाश, राज़ी-बाज़ी, तकड़े? माशाअल्लाह। शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर और टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के जो कानून के तकाज़ों के मुताबिक हो। आपको याद है अपने प्रीवियस लेक्चर में वैलिड का वर्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो ज़रा सिंपल से वर्ड्स में इसको समझाया था। वैलिड मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तमाम तरह कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हों, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की गई हों। ये बातें आई थी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि चूंकि इसे हम एसेंशियल्स कह रहे हैं, मतलब क्या कि ये तमाम के तमाम अगर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। दो पर्सन्स के बीच में बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड, दुरुस्त, सही, परफेक्ट तस्वुर किया जाएगा अगर ये वाले एसेंशियल एलिमेंट्स पाए गए। तो ज़रा सेंटेंस को वाइस वर्सा करें, आप मेरे इस जुमले को उलट करें। अगर इन में से शाबाश कोई एक भी कम हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट के किसी और टाइप में चला जाएगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ ली हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी, मसलन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मसलन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक कैटेगरी आई थी वॉइड एग्रीमेंट की। ठीक है, तो उनमें फिर वो चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं और इनका इकट्ठे पाया जाना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ आप सब ने सुना होगा, को एग्जिस्ट। इन तमाम एसेंशियल्स का एक ही वक्त में मौजूद होना ज़रूरी है। कोई इनमें से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं जी पहला एसेंशियल। अच्छा, यहाँ पे ये वजाहत कर दूँ कि जितने भी एसेंशियल्स लिखे हुए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से हर एक के ऊपर आगे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जिनमें बहुत तफसील के साथ ये बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर मैं इन एसेंशियल्स में से हर एक के ऊपर ज़रा मुख्तसर तौर पे आपको बताऊंगा। यानी बहुत डेप्थ में हम ये हेडिंग्स डिस्कस नहीं करेंगे। रीज़न मैंने बता दिया। क्या रीज़न बोला? पूरे टॉपिक आ रहे हैं, मतलब फ्री कंसेंट के ऊपर पूरा टॉपिक आ रहा है आगे। इसी तरह कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा टॉपिक आ रहा है जो हमारा कल का टॉपिक है। चलें, शुक्र है कुछ तो ऐसा है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सा टॉपिक है? कॉम्पिटेंट वाला। ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, इस तरह लॉफुल कंसिडरेशन 2 दिन के बाद आ जाएगा। फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी है, फिर इस हेडिंग के ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है। तो इसलिए ब्रीफ डिस्कशन होगी आज के लेक्चर के अंदर। इतनी डिस्कशन के आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह विद द एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं जी पहले पॉइंट से। फ्री कंसेंट, क्या मतलब है लफ्ज़ कंसेंट का? विलिंगनेस। शाबाश, क्या बात है, ज़बरदस्त। और उर्दू में क्या कह सकते हैं? रज़ामंदी। लॉ तो आना शुरू हो गया बच्चों। तो रज़ामंदी, विलिंगनेस। आप ज़रा चेक करें, सिर्फ यहाँ पे लफ्ज़ कंसेंट नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? फ्री कंसेंट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की ना सिर्फ रज़ामंदी होनी चाहिए, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ना सिर्फ विलिंग होने चाहिए, बल्कि वो जो विलिंगनेस है, वो जो रज़ामंदी है, वो जो मर्ज़ी है, वो फ्री भी हो। अब आप पूछेंगे साहब क्या मतलब फ्री भी हो? आसान अंदाज में बता दिया जाए आपको। यानी किसी भी किस्म का कोई जबर, कोई तशद्दुद, कोई प्रेशर, कोई मारपीट, कोई धमकी वगैरह इस्तेमाल करके कंसेंट ऑब्टेन ना की गई हो। ठीक है, तब जाके हम कहते हैं फ्री कंसेंट। वंस अगेन रिमाइंड करवा दूँ, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो बहुत सी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कंसेंट को अनफ्री कर देती हैं। अनफ्री यानी किस किस तरह अगर कंसेंट हासिल की गई हो तो उसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा।
तो ये तो चीज़ें बात की, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन कोई एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं कोट करता हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं। एक तो एग्जांपल मुझे याद पड़ता है, पता नहीं क्यों मुझे याद पड़ता है, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास में कोट की थी, उसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं। वो याद करें, वो जो गन पॉइंट के ऊपर, याद आ गया गन पॉइंट वाली मिसाल, ठीक है। तो गन पॉइंट के ऊपर अगर जैसे अभी आपने गाड़ी और की सेलिंग बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में बनने वाला था, तो सपोज चूंकि आज आपको फर्स्ट लेक्चर, तो इनके लिए रिवाइज करें थोड़ा सा, ठीक है, उनका भला हो जाएगा। तो आप अपनी सिविक गाड़ी को सेल करने के लिए मान नहीं रही थी, तो इन्होंने फिर निकाला बैग में से जनाब, ठीक है, गन निकाली और आपको इन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी सिविक गाड़ी मुझे नहीं बेचोगी तो मैं, आगे तो आप खुद समझ जाए ना, ठीक है। तो जान बचाने के लिए आपने अपनी सिविक गाड़ी बेचने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया, आपने कहा ठीक है। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी कंसेंट फ्री थी? नहीं थी ना। तो इस सूरत में ये जो बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में हमने पहला एसेंशली ये पढ़ा कि दोनों पार्टीज़ की जो रजामंदी है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और किसी भी किस्म के तशद्दुद और थ्रेट और धमकी और प्रेशर वगैरह का इस्तेमाल ना किया गया। ठीक हो गया। और हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट के जिसमें कंसेंट फ्री नहीं थी, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा तो फिर उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फ्री कंसेंट के अंदर एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक टीचर को, मतलब एक स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल देखा तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन, अब पैसे भी नहीं है, ठीक है, माड़ा बंदा है बेचारा, तो उसे कह रहा है, वैसे वो फ़ोन तकरीबन को 3-1 लाख रुपए का है, ठीक है, आप सबके पास माशाल्लाह होंगे इतने महंगे महंगे मोबाइल्स, ठीक है, आखिर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो वो 3 लाख रुपए का मोबाइल अगर उस्ताद साहब उसे कहते हैं कि यार 3000 में मुझे दो, हंस पड़े आप सब भी, ठीक है। अब ये बोलेगा नहीं इंशाल्लाह। कितने का मोबाइल है और कितने में ख़रीदने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ 3000 रुपये में। और वो बेचारा अब चुप हो गया, अंदर ही अंदर जो कुछ कह रहा होगा वो आप खुद समझदार है ना, क्योंकि आप स्टूडेंट कम्युनिटी के हैं और इस वक्त मैं उस्ताद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने 3000 रुपये के एवज़ उस स्टूडेंट ने वो मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। सवाल ये है कि क्या वो राज़ी था, उसकी कंसेंट फ्री थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर उस्ताद जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया? अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी जो कि डोमिनेटिंग है, उसको उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसको स्टूडेंट को मजबूर किया और उसने अंडर प्रेशर होके वो मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है। डन हो गया। और जब हम वंस अगेन, अब मैं सस्पेंस ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, जब इस टॉपिक में पहुँचेंगे तो और काफ़ी केसेस आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन कौन से अफराद होते हैं कि जो ज़रा डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ हर एक की एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी आपको। अब आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जी, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड कॉम्पिटेंट मीन? अहल, कैपेबल, जैसे आपने कहा काबिल, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? फिर दो पार्टीज जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, हमारा कानून कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कॉम्पिटेंट होंगी। तो
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर वो अहल होंगी तो उनका बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके चेहरों से परेशानी नज़र आ गई है कि मतलब ये कॉम्पिटेंट फिर कौन होगा? तो जैसे मैंने अभी कहा, ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, कल का हमारा टॉपिक यही है, उसमें ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ पे आप समझ तो जाएं ना। हमारा कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अहल जो शख्स है वो वही होगा कि जिसके अंदर 3 सिफात पाई जाएं। ठीक है, वो तीनों सिफात डिटेल में कल के लेक्चर में डिस्कस होंगी। उनमें से सिर्फ एक बता रहा हूँ कि माइनर ना हो। और मुझे याद पड़ता है किसी एक लेक्चर के अंदर हमने पहले थोड़ी सी बात की हुई है, याद आ रहा? माइनर, हाँ, वो एग्जांपल थी कि घर वाली एग्जांपल थी कि घर से बाहर निकल के वो गुजरने वाले, गली में से गुजरने वाले अंकल को कहता है, अंकल अंकल ये घर लेना आपने, ठीक है। याद आ गई? तो वो वाला जो एग्रीमेंट था बिटवीन दैट माइनर पर्सन एंड द अदर पर्सन, जो वो अंकल गुजरे थे, तो वो बिल्कुल भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और उसकी वजह क्या थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि दोनों के दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो पर्सनस हैं, वो कॉम्पिटेंट हों। ठीक है, तो उसमें वो लैकिंग थी। मतलब एक पार्टी तो कॉम्पिटेंट थी, वो जो अंकल थे, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो माइनर था। ठीक है, वो अंडर एज चाइल्ड था, तो इसलिए वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था और नहीं है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि फिर उसको क्या नाम देंगे, बताएं ज़रा। अब यहाँ पे आपकी याददाश्त का इम्तिहान है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको कह नहीं सकते, उसको क्या नाम देंगे? वॉइड एग्रीमेंट फिर वो हो जाएगा। ये भी डन हो गया जी। अच्छा, फिर आ गया लॉफुल कंसिडरेशन। इस लफ्ज़ का मतलब आपको बता रखा है अपने इब्तदाई लेक्चर्स में, जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स थे ना, वहाँ पे हमने इसका मतलब पढ़ा हुआ है। बताएं कोई? ओह वाह, अभी बताया था फिर। ठीक है, समथिंग विच इज़ टू बी गिवन एंड समथिंग विच इज़ टू बी टेकन इन रिटर्न। ये जो अदल बदल है, ये जो गिव एंड टेक है, ये जो एक्सचेंज है, इसको हम आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं? कंसिडरेशन। अगरचे इसकी डिटेल डेफिनेशन हमने पढ़नी है 1-2 लेक्चर्स के बाद। जो हमारा टॉपिक है वो यही वाला, इसी के ऊपर है, कंसिडरेशन के ऊपर है। खैर, ये तो मतलब था कंसिडरेशन का जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक शुरू में भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, लॉफुल कंसिडरेशन। क्या मतलब? कि वो जो आप गिव एंड टेक करने जा रहे हो वो ऐसा हो कि जिसको कानून अलाउ भी करता हो, कानून के तहत वो जायज़ हो, परमिटेड हो, अलाउड हो। अब एग्जांपल्स की बारी है, क्यों परेशान होते हैं आप? ठीक है, एग्जांपल, अगर आप एक लैपटॉप, ये आपके पास है, लैपटॉप की सेलिंग बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक तरफ से लैपटॉप दिया जाना है, उसके बदले में 50,000 रुपये रिसीव किए जाने हैं एज कंसिडरेशन। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या कोई इलीगैलिटी है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, जायज़ है, वैलिड है, लीगल है, परमिसिबल है। ठीक है, अलाउड बाय लॉ है। लैपटॉप ऐसी कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर एक शख्स दूसरे से कहता है कि ये आप पैसे लें और मुझे वो ला दें, ड्रग्स ला दें। अब मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, आप सारे माशाल्लाह अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है, समझ तो आप गए होंगे। कोई जितनी भी ड्रग्स आजकल, अल्लाह माफ़ करे सबको, तो कहता है पाउडर है, अफ्यून है, ओपियम है। तो अगर वो पैसों के एवज़ वो कहता है कि जी इतने की मुझे आप ये ला दें, तो अब बताएं, ये गिव एंड टेक, ये कंसिडरेशन लॉफुल होगी? नहीं होगी। लिहाजा दो बंदों के बीच में बनने वाला ये जो एग्रीमेंट है, ये इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा और ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा अल्टीमेटली। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इलीगल कंसिडरेशन है। डन हो गया जी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कानून के तहत मना है, कोई भी,
अगर उसकी सेलिंग बाइंग के लिए या उससे मुताल्लिक कोई एग्रीमेंट होता है तो वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसको क्या नाम देंगे? इल्लीगल एग्रीमेंट उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? और हर इल्लीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। आज पहचान याद रख लें, अगरचे इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे जाके बात करनी है इस टॉपिक में, जब ये टॉपिक इन डेप्थ हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा मैंने अभी आपको बता दिया कि हर इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है। मतलब कानून के मुताबिक उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। जी बताएं, ये भी क्लियर है? कम ऑन। अच्छा, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट एसेंशियल आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस, मकसद, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है वो मकसद भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। जिस पर्पस के लिए, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्पस, वो मकसद भी लॉफुल हो। क्या मतलब? यानी कानून के तहत अलाउड हो, परमिटेड हो, ठीक है, मना ना हो। एग्जाम्पल से बात करते हैं। हैं? नहीं, वो तो ड्रग्स इसमें आ गई ना। अब हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं। नहीं है ना, लेकिन वो एग्जाम्पल इसकी आएगी ड्रग्स वाली। ऑब्जेक्ट की अलग से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल्स बड़ी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एक घर या कोई बिल्डिंग रेंट पे देते हैं किसी किरायादार को रहने के लिए, यानी इफ अ हाउस इज रेंटेड आउट फॉर लिविंग पर्पसेस, फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, तो बताएं क्या ये जो ऑब्जेक्ट है इलीगल है, अनलॉफुल है? क्या है? लॉफुल है। ये बिल्कुल परफेक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। किस किस के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है? इसी बहाने आपके वोकैबुलरी में इजाफा हो गया कि ये जो किरायादार और मालिक मकान होता है ना, उसे हम क्या कहते होते हैं? जी, लैंड लॉर्ड और टेनेंट। टेनेंट मतलब किरायादार। सो अगर तो इस मकसद के लिए घर या बिल्डिंग किराए पर दी गई है कि वहाँ पे रहना है या कोई जायज़ कारोबार करना है, कमर्शियल बिल्डिंग थी, दुकान थी, तो फिर तो ये परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है चूँकि ऑब्जेक्ट लॉफुल है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग रेंट आउट की गई, किराए पे दी गई, वहाँ पे गैम्बलिंग करवानी है, गैम्बलिंग, नहीं समझे? गैम्बलिंग इतने मासूम तो नहीं है आप कि आपको पता ना हो गैम्बलिंग का मतलब क्या है। समझ तो आ गई है ना? जुआ, ठीक है, गैम्बलिंग, जुआ। अगर वहाँ पे गैम्बलिंग करवानी थी और मालिक मकान ने जानबूझ के बिल्डिंग रेंट पे ही इसलिए दी कि वहाँ गैम्बलिंग होनी है, तो ये वाला जो एग्रीमेंट है ये इलीगल है, ठीक है? मुमकिन आपके जहन में आए कि साहब क्यों उसने ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पे दी है जुआ करवाने के लिए? क्योंकि वो मालिक मकान अगर रहने के लिए किसी को वो किराए पे देता तो उसका किराया था 50,000 रुपये। अगली बात आप समझ गए। और इस काम के लिए अगर बिल्डिंग किराए पे दी गई है तो उसका किराया 2 लाख है, ठीक है? तो 2 लाख और 50,000 में बड़ा फ़र्क है। तो जनाब ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने अपनी बिल्डिंग को रेंट आउट कर दिया एक गैर कानूनी मकसद के लिए। डन हो गया जी? तो ये फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल आ गई आपके सामने ये चीज़। अब आप चेक करें, हर एक पॉइंट की एग्जांपल मैं ख़ुद से आपको बना के दे रहा हूँ और इसी तरह तरतीब के साथ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं जो आपने पढ़नी है। मेरे वाली एग्जांपल्स भी जहन में रखनी है, नोट भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं ये भी तरतीब के साथ ही, ये भी आपने गो थ्रू करनी है। बल्कि अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम अभी कर लेंगे गो थ्रू, वरना फिर घर जा कर लीजिएगा।
बताएं जी, क्लियर होगा ये वाला लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला? अच्छा आगे चलें। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। एक्सप्रेसली का मतलब है क्लियरली, वाज़े तौर पे। चलें पहले जरा आप गैस करें क्या मतलब बनता है हेडिंग का, सोचें जरा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, खुद से पहले गैस करें। ट्रांसलेट कर लें इसको। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ कहते हैं अगर किसी एग्रीमेंट को कानून ने खुद नाम लेके वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो, जिसकी मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन सेंटेंस रिपीट करें। अगर लॉ ने किसी एक एग्रीमेंट को नाम लेके कि ये वाला एग्रीमेंट है और ये वॉइड है, तो अगर लॉ ने खुद एक एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया है, अब मुझे आप बताएं क्या फिर हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम उसके बारे में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकें? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, जिस चीज़ को कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया और वाज़े तौर पे लॉ ने कह दिया कि ये वॉइड है, इसका मतलब हम फिर उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके। अगर करेंगे भी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल से बात समझते हैं, ठीक है? जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट, इसकी एक मिसाल है। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे साहब वेजरिंग का मतलब क्या है? तो वेजरिंग का मतलब है बेटिंग, बेट, BET, बेट नहीं होता, बेटिंग उर्दू में कहते हैं शर्त। ठीक है, शर्त लगाना, बेटिंग। हाँ, लेकिन ये अब मैं एग्जांपल चेंज करूंगा ना इसकी, ठीक है? देखना आप, अब हमारा कानून कहता है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड है और कानून ने नाम लेके कहा हुआ है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे ना तो देखना ये लफ्ज़ अब वहाँ पे आएगा, ठीक है? और मैं तब पूछूंगा कि क्या हमने पहले पढ़ा हुआ, तो फिर आपकी याददाश्त चेक करने वाली होगी। ठीक है, वेजरिंग का मतलब क्या है? बेटिंग, ठीक है? बेट, शर्त लगाना। और इसकी सबसे मशहूर सूरत वाला क्या है सब हमारी सोसाइटी में है? क्रिकेट पे जो लोग शर्तें लगाते हैं, ठीक है, कि फलां टीम जीतेगी, दूसरा कहता है नहीं नहीं देख लेना फलां टीम हारेगी, चलो फिर लगा लेते हैं, लगाओ फिर। ऐसा ही होता है ना? ये है बेटिंग, ये है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो ये जो बेटिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं कानून के मुताबिक, ये क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। अब जब कानून ने वाज़े तौर पे ये डिक्लेयर कर दिया कि ये वाला एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है? वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है? नहीं, इलीगल एग्रीमेंट और चीज़ है, वॉइड और चीज़ है। आप ज़रा प्रीवियस देख लीजिएगा लेक्चर जो है, उसमें वॉइड एग्रीमेंट को मैंने डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन भी किया हुआ है, एग्जाम्पल भी दी हुई है। खैर, वेजरिंग एग्रीमेंट जिसका मतलब क्या है? बेटिंग वाला एग्रीमेंट, शर्त वाला एग्रीमेंट, जैसे मैचेस के ऊपर जुआ लगता है, शर्त लगती है, तो कानून ने इसको वाज़े तौर पे वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। और इसका मतलब है कि वो दो बंदे जिन्होंने आपस में शर्त लगाई हुई थी, अब बताएं क्या उनके दरमियान में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया? पक्की बात है। चलें फिर एक क्वेश्चन कर लूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि आपने ना इस सवाल का जवाब दुरुस्त दे देना है। चेक करें फिर जो आपके बारे में मेरी असेसमेंट है, लें फिर आजमाते हैं। जिन दो बंदों के दरमियान में ये शर्त लगी हुई थी मैच या जीत के हारने के ऊपर, मैच के हारने या जितने भी शर्त लगी हुई थी, उनमें से एक जो है वो मैच हार गया, शर्त हार गया। एक बंदा उनमें से क्या कर गया? शर्त हार गया। और फर्ज करें 5 लाख रुपए की अमाउंट लगी हुई थी बेट की। अब इसने 5 लाख देने हैं ना, बताएं एग्रीमेंट के मुताबिक।
अगर वो नहीं देता, जीतने वाला पैसे मांग रहा है, लाओ 5 लाख, वो नहीं दे रहा, सवाल मेरा आप लोगों से ये है, क्या जुआ जीतने वाला, शर्त जीतने वाला अपनी इस हक हराम की जो 5 लाख की कमाई है इसको लेने के लिए, रिकवर करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं? यस, जवाब दुरुस्त हुआ। ठीक है, और यस से मुराद ये नहीं कि जा सकता है, मैंने आप लोगों की बात पे कहा यस। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। वो कोर्ट नहीं जा सकता। जो जुआ जीतने वाला है, जो शर्त जीतने वाला है, वो अपनी रकम की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता। किसके खिलाफ? जो शख्स शर्त हारा है उसके खिलाफ। ठीक है, किस मुंह से जाएगा वो कोर्ट? हाय हाय। तो बस क्या करें यार, आप तो ये कह रहे हो लेकिन हमारा लॉ नहीं मानता, कानून कहता है नहीं भाई। और समझ गए हैं? अच्छा, अगर वो जाएगा भी, फर्ज करें, तो कोर्ट कहेगी अच्छा पहले आजा आजा बेटा, पहले आप तो आ जाए ना, आप तो इधर आए ना, तशरीफ लाए, पकड़ो भी इसे। ठीक तो इसलिए ये एक वाइड एग्रीमेंट है, ये वैलिड हरगिज नहीं होगा। डन हो गया जी? तो ये तो थे एसेंशियल्स। अब आप जरा देखें बुक के अंदर अगले पेज के ऊपर एग्जांपल्स हैं, और जहाँ पे एग्जांपल्स ख़त्म हो रही हैं, आखिरी जो 2 एग्जांपल्स हैं ना, वो दरअसल पॉइंट है बेसिकली, जो उसने एग्जांपल्स की सूरत में बयान किए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्या पॉइंट्स हैं? पहले पॉइंट सुन लें, फिर आपको एग्जांपल्स पढ़ने में आसानी होगी। ज़रा पॉइंट सुन लें। कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और ऑरल, क्या मतलब? ट्रांसलेट करें जी। कानून के तहत इजाज़त है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएं वो रिटन फॉर्म में भी बना सकते हैं और ऑरली भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में बनाना ज़रूरी है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑरल फॉर्म में भी बनाया जा सकता है? मतलब कानून की तरफ से तो कह दिया ना, रिटन में भी हो सकते हैं, ऑरल भी हो सकते हैं, बट हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? हमें कैसे मालूम हो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑरली भी बनाया जा सकता है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में बनाना ज़रूरी है? तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइटिंग ज़रूरी होगी ना, कानून खुद बता देता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑरल नहीं हो सकता, इसका रिटन होना ज़रूरी है। लॉ खुद रिक्वायर करता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, या समटाइम्स उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होती है। एग्जांपल्स दे दूं मैं आपको 1-2, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों को। बल्कि मैं क्यों दूं एग्जांपल, मेरे पास इतने ज़हीन बच्चे जो बैठे हुए माशाल्लाह। अगर आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई आपने किसी से लैंड परचेज करनी हो, कोई बिल्डिंग परचेज करनी हो, कोई प्लॉट आपने लेना हो, सिर्फ इतना बता दो कि सिर्फ जाके आप उसको अमाउंट पे कर देंगे। बोले यार ये ले यार 5 करोड़ पकड़ और ये दे दे मुझे, बस हो गया बस ठीक है बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस ठीक है, लाओ दे, तो ये ठीक है? तो वो तो कहेगा हो गया। हाँ वो तो कहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि इसका लिखा हुआ होना ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है, अगर कभी आपने ज़मीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए देखे हो तो इतने वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, फाइल पूरी बनती है, वो स्टैम्प पेपर होते हैं उसमें। नहीं कभी देखा? कभी ज़िंदगी में स्टैम्प पेपर देखा हुआ हो? ठीक है, उसके ऊपर वो अंगूठे के निशानात भी होते हैं, गवाहान के दस्तखत होते हैं, साइंस और पता नहीं क्या क्या, और बहुत मुश्किल से लैंग्वेज उसके ऊपर लिखी होती है, जिससे आपको वास्ता शायद ना पड़ा हो। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कभी ना कभी कोई स्टैम्प पेपर आपने देखा होगा, कोई प्रॉपर्टी की सेलिंग बाइंग का, वो चीज़, वो क्या है? वो राइटिंग है जी।
हाँ, तो अब आप इस क्लास में आ गए हैं ना, तो अब इस क्लास की बरकत से अब आपको ये चीज़ पता चल गई है। ठीक हो गया। तो ये है राइटिंग जिसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक और एग्जांपल, मोटर व्हीकल्स होती हैं, मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ, इवन मोटर बाइक चले, जब आप इनकी भी सेलिंग बाइंग करते हैं तो इन राइटिंग आप करते हैं। ठीक है, इन राइटिंग करते हैं, दोनों बंदे भी अपने दस्तखत करते हैं और विटनेसेस के साइन भी होते हैं, ताकि सबूत हो, एविडेंस हो, प्रूफ हो कि इन दोनों बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। डन हो गया। तो ये आपको वो एग्जांपल्स दे रहा हूं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कि जिनके लिए राइटिंग जरूरी है, जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भाई आप ये लिखें, वरना क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब इसके वाइस वर्सा क्यों ना कोई एक आध एग्जांपल ऐसी भी आ जाए कि जो ऑरल की हो, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसके लिए राइटिंग जरूरी नहीं है और कानून कहता है कि ऑरल भी ठीक है। जैसे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं जिनको कानून कॉन्ट्रैक्ट मानता है, लेकिन वो ऑरल होते हैं और वो जायज़ होते हैं। आप बुक शॉप पे जाके कोई बुक लेते हैं, आपने पेमेंट की, कानून के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कभी आपने कुछ सुना, देखा या किया कि दुकानदार ने या शॉपकीपर ने आपसे कहा, एक मिनट बैठो इधर बैठो आपने मुझसे बुक खरीदी है ना, अब इसके ऊपर स्टैम्प पेपर लिखते हैं, मैं 2 गवाह भी लेके आता हूँ, ठहरा बैठो बैठो, ठीक है। कभी नहीं हमने सुना है। तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन उनके लिए राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती बाय लॉ। डन हो गया। तो ये तो वो एग्जांपल्स हैं जो मैंने कोट कर दी आपको। ठीक है, एक एग्जांपल बुक से जो यहाँ पे देखे लिखी हुई है। मैं कहता हूँ खुद जो बाद में आप मगजमारी करेंगे क्यों ना, अभी बता दूँ आपको। आर्बिट्रेशन का एक वर्ड लिखा हुआ, आर्बिट्रेशन का, मुझे बता दें एग्जांपल नंबर भला क्या है? 10। ठीक है, आर्बिट्रेशन भला किसे कहते हैं? इधर देखें, वैसे तो आपने बिजनेस लॉ के एंड पे जाके इसके बारे में टॉपिक पढ़ना है, आर्बिट्रेशन का एक पूरा चैप्टर है, उसमें ही आएगा, लेकिन क्यों ना अभी थोड़ा सा बता दें आपको। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है? अगर कोई आपका डिस्प्यूट हो, 2 पर्सन्स का आपस में कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, अब उसके बारे में 2 बंदों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, एक ने कहा था यार मैंने ऐसी बात कही, दूसरे ने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, कोई डिस्प्यूट आ गया, डिस्प्यूट का मतलब पता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। अब आम तौर पे जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करवाने के लिए फोरम वाला क्या है? कोर्ट। जितने भी डिस्प्यूट्स आम तौर पे होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ गया या कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिस्प्यूट आ गया, तो उसको हल तो करवाना है ना, तो कहाँ जाते हैं हल करवाने के लिए? क्यों शर्मा रहे हैं? कोर्ट। लेकिन हमारा कानून खुद कहता है कि अच्छा अगर आप कोर्ट ना जाना चाहें, यानी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए आप कोर्ट ना जाना चाहें, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए मुतबादल तरीके भी हैं, ऑल्टरनेटिव तरीके भी हैं, मुतबादल तरीके भी हैं। उनमें से एक तरीका है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। एक मिनट अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है? आप देखना फिर जब ये बात मुकम्मल हो जाएगी फिर आप कहेंगे ओ अच्छा ये चीज़, ठीक है? मैंने क्या कहा? कोर्ट से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के मुतबादल तरीकों में से एक ये भी है। कौन सा? इसका मतलब क्या होता है कि वो 2 पर्सन्स के जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, जो ये चाहते हैं कि हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं लेकिन कोर्ट से नहीं, तो एक तरीका ये भी है कि ये दोनों पार्टीज, दोनों पर्सन्स एक काम करें, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए एक थर्ड पार्टी का नाम ले लें। ठीक है, चाहे नाम ले लें चाहे नाम ना लें, सिर्फ ये तय कर दें कि हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे एक थर्ड पार्टी से, हम अपना मामला उसको सुनाएंगे, हम दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो जो फैसला करेगा हम दोनों कबूल करेंगे। ये जो दोनों पर्सन्स ने अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए
किसी थर्ड पार्टी को फैसले का इख्तियार दिया है ना, इस अमल को कहते हैं आर्बिट्रेशन। और वो जो थर्ड पार्टी है जिसको फैसला करने का इख्तियार दिया उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक हो गया? एक मिनट, मैं हूं ना एग्जाम्पल के लिए। फर्ज करें कि आप इस क्लास में से दो स्टूडेंट्स आपस में ये एग्री करते हैं कि यार तेरे मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया ना, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए सर के पास आएंगे। ठीक है? सर के ऊपर हमें एतमाद है, हमारा ट्रस्ट है, ये तेरी बात भी सुने, मेरी बात भी सुने, और फिर सर जो फैसला देंगे हम उसे कबूल करेंगे। ठीक है? तो अब वाकई ही जब डिस्प्यूट आ गया तो किसके पास आएंगे? सर के पास आएंगे। सर बोलेंगे हाँ भी चल बोल, तेरा मौक़िफ़ क्या है? सुन लिया? हाँ भी तू बोल, तेरा मौक़िफ़ क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सुन लिया। अब इसके बाद दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद मैं एक फ़ैसला करता हूँ, तो मुझे फिर कहा जाएगा आर्बिट्रेटर। समझ आ गया? और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन। अच्छा, ये तो सारा पसे मंजर मैंने बताया इससे एक लफ्ज़ को समझाने के लिए। अब इसका यहाँ पे क्या ताल्लुक है? टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन ऑन ऑरल। आप समझ जाएंगे। देखिए देखें, कहते हैं कि जब भी कोई दो पर्सन्स आपस में अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए ये एग्रीमेंट करें ना कि हमने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है आर्बिट्रेशन के ज़रिए, तो फिर कानून कहता है इसको लिख लो, इस बात को, इस एग्रीमेंट को लिख लो। वजह गैस करें, वजह गैस करें, कॉज क्या, रीज़न क्या है, क्यों लिखना ज़रूरी है इसको? ताकि जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो कोई मुकरे ना। ठीक है? और उस वक्त अगर कोई एक ये कहना चाहिए नहीं मैंने तो नहीं ये कहा था, नहीं मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा तुम्हें, तो बेटा अब तू कोर्ट नहीं जा सकता। तो सर ये शुरू में लिखवा लेते हैं। जब उन्होंने ये आपस में एग्री किया था, क्या एग्री किया था कि जब डिस्प्यूट होगा, जब, तो उस वक्त फिर हम मैटर को थर्ड पार्टी के पास लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है डिस्प्यूट तो पता नहीं बाद में होता कि नहीं होता, आज ये लिखो पहले, ताकि तुम दोनों में से भी कोई उस वक्त मुकर ना सके, बैक आउट ना कर सके, डिनाई ना कर सके इस बात से। आप समझ आइए? तो इसका लिखना ज़रूरी है और ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। दैट मस्ट बी रिटन। सर बहन भाई की लड़ाई में जो बहुत खूब, क्या खूबसूरत मिसाल दी है इस बच्चे ने कि बहन भाई की लड़ाई के अंदर क्या अब्बू को आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है यार। ठीक है जी, इस कानून से हट के बात करें तो जी जनाब बिल्कुल बनाया जा सकता है। फिर आपको पता है अब्बा फैसले कैसे करते हैं, ये भी फिर से आप पता है ना, अम्मा के फैसले करने के अंदाज में और अब्बा के फैसले करने के अंदाज में बहुत फ़र्क है। ठीक है? और मुमकिन है कि वो कभी आपको अब्बा के फैसले भुगतने भी पड़े हों। ठीक है? तो खैर नेमत है, सच्ची बात करें तो ये नेमत, अल्लाह पाक सलामत रखे। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने यहाँ पे ख़त्म किया और टाइम गालिबन ख़त्म है, 2-3 मिनट रह गए। तो कोई सवाल हो तो प्लीज़ कर लें आज के टॉपिक में से। 1 मिनट रह गए और इसको लेसन को याद करना है ताकि हम कल आपसे सुन सकें। ठीक है? समटाइम्स क्लास के शुरू में, समटाइम्स क्लास ख़त्म होने के बाद। लें जी, फिर विश यू बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।